वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं सम्पनर टेस्ट और लॉसेस और एफिशिएंसी को। ये हमारा लेक्चर 14 है ट्रांसफार्मर की लेक्चर सीरीज़ का। इसके पहले हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट भी देख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर जाकर देख लेना चाहिए। सम्पनर टेस्ट कब किया जाता है और क्यों किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। सम्पनर टेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन, उसके हीटिंग है ना, टेम्परेचर राइज और ट्रांसफार्मर के लॉसेस, कोर लॉस एंड कॉपर लॉस, इनको डिटरमिन करने के लिए किया जाता है। लेकिन इन अ स्पेशल सिचुएशन वेयर द ट्रांसफार्मर इज लोडेड। ये कब? व्हेन ट्रांसफार्मर इज लोडेड, मतलब जब हमारा ट्रांसफार्मर लोडेड कंडीशन पर होता है उस समय उसका वोल्टेज रेगुलेशन, उसके टेम्परेचर राइज और कोर और कॉपर लॉस को डिटरमिन करने के लिए और उसकी इफिशियंसी निकालने के लिए इस बैक टू बैक टेस्ट या सम्पनर टेस्ट का यूज़ किया जाता है। ये ऑन लोड किया जाता है, मतलब ट्रांसफार्मर को लोडेड करके किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके CSV2 एग्ज़ाम के लिए, साथ में किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम लाइक SSC JEE में भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, साथ में कन्वेंशनल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सम्पनर टेस्ट को पहले पढ़ेंगे। सम्पनर टेस्ट करने के लिए आपके पास दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर होने चाहिए और एक रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर होना चाहिए, मतलब टोटल 3 ट्रांसफार्मर आपको इसमें यूज आते हैं। तो 2 ट्रांसफार्मर आपके आइडेंटिकल टाइप होने चाहिए और उसका कनेक्शन आप करेंगे। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हमारी सप्लाई लाइन है, ठीक है, एक फेज़ है और एक न्यूट्रल है। मान लीजिए ये फेज़ है और ये क्या है? न्यूट्रल है। अब जो हमारा पहला ट्रांसफार्मर है उसकी वाइंडिंग मान लीजिए ये है और बीच में कोर है और इसके बाद दूसरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर एक और ट्रांसफार्मर है सेम आइडेंटिकल और वो इस तरीके से अरेंज्ड है। अब इसको सप्लाई दे देते हैं, इसका प्राइमरी है, इसको सप्लाई दे देते हैं। तो फेज़ कनेक्ट करते हैं हम लोग इस टर्मिनल से। इस टर्मिनल का नाम देते हैं E और नेक्स्ट टर्मिनल का नाम देते हैं, इसको न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं, इसका नाम देते हैं F। इसके बाद नीचे वाले ट्रांसफार्मर का जो फेज़ है उसको हम फेज़ से कनेक्ट करते हैं और इसका नाम है G, और लास्ट जो टर्मिनल है उसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं, इसका नाम H। इसके बाद इस टर्मिनल को हम बाहर निकालते हैं और इसे दूसरे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के साथ लगा देते हैं। ये आपका A टर्मिनल है और यहाँ पे आपका B टर्मिनल है। ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग का एक टर्मिनल बाहर आ गया और दूसरा जो है ये C टर्मिनल, C पॉइंट है और ये D पॉइंट है और इसका टर्मिनल बाहर आ जाता है। इसमें फिर आगे एक स्विच लगाते हैं जिससे हम सेकेंडरी सर्किट को क्लोज या ओपन कर सकें, ठीक है। स्विच S अप्लाई किया गया है। फिर इसके बाद एक वाट मीटर लगा होता है, इस तरीके से वाट मीटर को कनेक्ट कर लिया जाता है। इसका नाम हम देते हैं W और एक वाट मीटर यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसका नाम देते हैं W1 और इसका नाम देते हैं W2। इसके बाद एक एमीटर कनेक्ट होता है और एमीटर के बाद एक रेगुलेटरी ट्रांसफार्मर हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये रेगुलेटरी ट्रांसफार्मर उसका कोर है और उसको एक सप्लाई से भी कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अभी सप्लाई है वो अभी हमने कनेक्ट नहीं की है, लेकिन टाइम आने पर इसको कनेक्ट किया जा सकता है। हम कनेक्ट करके अभी रख देते हैं। इस तरीके से एक सप्लाई हमने दे दिया है। ये क्या है? सप्लाई है, वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो कनेक्शन है बैक टू बैक टेस्ट के लिए या सम्पनर टेस्ट के लिए वो तैयार हो चुका है। अब इसमें क्या क्या है? इसमें 2 वाट मीटर लगे हैं। W1 जो वाट मीटर है ये कोर लॉस को रीड करेगा, ट्रांसफार्मर के
इन ट्रांसफार्मर के जो कोर लॉस है उसको रीड करता है, इन दोनों ट्रांसफार्मर का एक साथ। और वैसे ही W है ये कॉपर लॉस को रीड करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो टेम्परेचर राइज है, सबसे पहले टेम्परेचर राइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो टेम्परेचर राइज कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको लोडेड कंडीशन पर चलाना पड़ता है। इसको दोनों ट्रांसफार्मर को जब हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, सप्लाई देकर इसको रन करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, स्विच को ओपन रखते हैं, ठीक है। मैं आपको राइज बता रहा हूँ, इसमें क्या करेंगे, स्विच को अपन क्लोज रखेंगे फर्स्ट कंडीशन में और ये चलने देंगे। तो कुछ घंटों तक ये चल जाएगा। उसके बाद इसकी क्या निकालेंगे हम लोग, इसका जो ऑयल है, टैंक रहता है ना, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के टैंक में रहती है और टैंक में ऑयल भरा होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल, इसका जो टेम्परेचर में राइज है इसको चेक किया जाता है। तो अगर हमारा ट्रांसफार्मर लोडेड रहेगा तो लोडेड रहने पर उसका जो ऑयल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो वो जो ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज है उससे हम टेम्परेचर राइज फाइंड कर लेते हैं अपने ट्रांसफार्मर का। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है राइज का। सेकंड हम देखेंगे कि कोर लॉस कैसे मेजर करते हैं और कॉपर लॉस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हम मानते हैं कोर लॉस की, W1 हमको फाइंड करना है। तो W1 फाइंड करने के लिए हम स्विच को ओपन रखते हैं। स्विच ओपन रखते हैं तो हमारे सेकेंडरी में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, सेकेंडरी हमारा ओपन सर्किट हो जाता है। तो आपको पता ही है, नो लोड टेस्ट हमने किया था, उसमें हम सेकेंडरी साइड को क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं और प्राइमरी साइड में इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करके सप्लाई देते हैं। तो जब हम प्राइमरी साइड में सप्लाई देंगे तो ये हमारा जो W1 है ये रिकॉर्ड कर लेगा कोर लॉस को। कोर लॉस को रिकॉर्ड करेगा क्योंकि सिर्फ सप्लाई किस में जाएगी, कोर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करना है उसके लिए जाएगी। लेकिन ध्यान रहे ये जो कोर लॉस ऐड करेगा, ठीक है, W1 जो कोर लॉस देगा ये 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स इंटू कोर लॉस। मतलब कि यहाँ पर देखिए 2 ट्रांसफार्मर हो गए, तो इन दोनों ट्रांसफार्मर का वो कोर लॉस यहाँ पर शो करता है, इसीलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आपको कोर लॉस निकालना है एक ट्रांसफार्मर का तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोर लॉस इज इक्वल टू W1/2। तो W1 की जो रीडिंग रहेगी उसमें अगर 2 का डिवाइड कर दें तब आपको क्या मिलेगा, एक ट्रांसफार्मर का कोर लॉस मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे बात। इसके बाद आपको क्या निकालना है, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, सप्लाई कनेक्शन रहने देंगे। आप सिर्फ क्या करेंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे। जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करते हैं, इस स्विच को हम जैसे ही क्लोज करते हैं तो हमारा जो सप्लाई है वो यहाँ पे कनेक्टेड है ऑलरेडी, और वो क्या करता है, ये TR जो रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर है, रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में हमारे ये दोनों ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी लोडेड हो जाते हैं। मतलब कि हम ये दोनों ट्रांसफार्मर को किसी तीसरे ट्रांसफार्मर पर लोड करते हैं। तो क्या होता है कि फुल लोड सेकेंडरी करंट इस सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होता है वो होता है D to C, और उसके बाद C से आता है A में, A से B में होता है। मतलब हमने जो कनेक्शन किया था सेकेंडरी वाइंडिंग का वो किस तरीके से हुआ है, वो इस तरीके से हुआ है कि ये दोनों वाइंडिंग के जो करंट्स हैं या जो EMF इंड्यूस होंगे वो एक दूसरे को अपोज कर सकें, माइनस कर सकें। तो जब ये माइनस कर देंगे तो 0 आएगा वोल्टेज, लेकिन अगर इनमें अनबैलेंस हुआ तो एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, और वो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने के कारण कॉपर लॉस को हमारा जो वाट मीटर है W2 ये मेज़र कर लेता है। इसके अपोजिट जो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं, ठीक है, ये दोनों प्राइमरी वाइंडिंग, तो इसमें जो लूप बनता है करंट का वो ऐसा बनता है कि वाट मीटर में कोई रीडिंग में चेंज नहीं आता, जिसकी वजह से हमारा जो W2 है वो सिर्फ क्या करता है, कॉपर लॉस को रीड करता है। तो डिप्लोमा लेवल के हिसाब से मैंने आपको संपनर टेस्ट को बहुत इजी वे पे बताया है, और इसमें हमने जो कॉपर लॉस हमको मिलता है वो भी 2 टाइम्स होता है कॉपर लॉस। तो हमारा जो कॉपर लॉस एक ट्रांसफार्मर का जो हम निकाल सकते हैं वो हो जाएगा W2/2। तो इस तरीके से कॉपर लॉस निकल जाता है और इससे हम इफ़िशियंसी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है किस तरीके से हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो वीडियो है आपने देखा होगा, इसके पहले वाला 13 लेक्चर,
तो उसमें अपने को कॉपर लॉस का परसेंटेज चाहिए होता है और उससे हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं, तो वहाँ से वोल्टेज रेगुलेशन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने समअप किया सम्पनर टेस्ट को। चलिए इसके बाद एक हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसी सम्पनर टेस्ट के ऊपर में, तो ज़्यादा आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो चलिए न्यूमेरिकल लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने बैक टू बैक टेस्ट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है। टू सिमिलर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसका रेटिंग है 250 kVA gave the following results when tested by back to back method। बैक टू बैक मेथड से जब हम टेस्ट करते हैं तो हमको कुछ रीडिंग मिलती है। क्या मिलेगी? एक तो W1 मिल जाएगी और एक क्या मिल जाएगी? W2 की रीडिंग मिल जाएगी। तो हमको W1 मिला हुआ है 5 किलोवाट और W2 मिला हुआ है 7.5 किलोवाट। ये दोनों रीडिंग मिली है एट फुल लोड करंट के पर। फुल लोड करंट की कंडीशन में हमको ये वैल्यू मिली है और हमको बोला है फाइंड आउट द इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। इंडिविजुअल मतलब एक ट्रांसफार्मर की आपको एफिशिएंसी निकालनी है एट 75% ऑफ फुल लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग और लोडिंग जो बताई है आपको 75% बताई गई है। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम टोटल लॉस निकाल लेते हैं दोनों ट्रांसफार्मर का। तो जो टोटल लॉस आएगा, ठीक है, टोटल लॉस निकाल लेते हैं, वो आएगा W1 प्लस W2। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 7.5, तो ये आ जाएगा 12.5 किलो वाट। ये हमारा टोटल लॉस यहाँ पे मिल जाएगा। अब फुल लोड लॉस फॉर ईच ट्रांसफार्मर, ये दोनों ट्रांसफार्मर का मिला के है, तो एक ट्रांसफार्मर का लॉस, ठीक है। तो फुल लोड लॉस ऑफ वन या ईच ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? इसका हाफ कर देंगे। तो इसका आप जब हाफ करोगे तो आपको आएगा 6.25 किलोवाट। तो हमारा जो नया जो आ गया एक ट्रांसफार्मर का जो लॉस है वो आ जाता है 6.25 किलोवाट। लेकिन ध्यान रहे ये क्या है? फुल लोड लॉस है। क्या है आपका? फुल लोड लॉस है। इसके बाद आउटपुट निकालते हैं, आउटपुट ऑफ ईच ट्रांसफार्मर। तो आउटपुट जब हम निकालेंगे हर एक ट्रांसफार्मर का, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट KVA दिया हुआ है 250 KVA इंटू, यहाँ पर लोडिंग देख लीजिए 75% है, तो हम क्या निकालेंगे? 0.75 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर पावर फैक्टर है यहाँ पे 0.8 दिया हुआ है, तो 0.8 रख देते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, तो आप भी कैलकुलेटर में करिए। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 250 इंटू 0.75 इंटू 0.8 और ये वैल्यू आ रही है 150। ये 150 वैल्यू आ रही है। तो ये 150 किलोवाट में हमारा जो आउटपुट है वो निकल जाता है। अब आपको पता है इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट बाई आउटपुट प्लस लॉसेस। तो हमको आउटपुट पता है 150, ठीक है, डिवाइडेड बाई 150 प्लस लॉस कितना हो रहा है? 6.25। तो ये रखिए आप 150 डिवाइड बाई 156.25। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो 150 डिवाइड बाई 156.25 इंटू 100, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज इफ़िशियंसी आ जाएगी, इंटू 100 भी लिख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 0.96 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96%। तो ये हमारा 100 से मल्टीप्लाई होकर के 96% एफिशिएंसी इसकी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? सम्पनर टेस्ट देखा और उसका मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पे समझा दिया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लॉसेस एंड एफिशिएंसीज को। लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे और एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेशनल पार्ट्स नहीं होते, इसलिए उसमें कोई भी फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होते। जैसे कि दूसरे मोटर्स में फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते, तो इसमें कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं होता, मतलब कि नो स्टैटिक फ्रिक्शन। साथ में इसमें कोई भी घूमने वाले पार्ट्स नहीं होते, इसलिए इसमें कोई भी विंडेज लॉस नहीं होता।
विंडेज, हवा के कारण होने वाला जो लॉस है वो इसमें नहीं होता। लेकिन इसमें दो प्रकार के लॉस पाए जाते हैं। पहला इसमें जो लॉस पाया जाता है वो होता है कोर लॉस, या फिर इसे ही कहते हैं आयरन लॉस। ट्रांसफार्मर के कोर में जो होने वाला लॉस है उसे हम कोर लॉस या आयरन लॉस कहते हैं। ठीक है, ये इसके बाद एक और जो लॉस होता है हमारा वो होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस होता है, या इसे कहते हैं ओमिक लॉस। ओमिक लॉस। तो इस तरह से दो प्रकार के लॉस ट्रांसफार्मर में पाए जाते हैं। पहला जो है कोर लॉस या आयरन लॉस, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। तो जो हिस्टेरेसिस लॉस है और एडी करंट लॉस है, ये दोनों ही लॉस कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं सभी प्रकार के लोड के लिए। कांस्टेंट लॉस फॉर एवरी टाइप ऑफ लोड। किसी भी तरह के लोड के लिए जो लॉस होंगे, कौन से? कोर लॉस, ये कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि जो कोर का जो फ्लक्स होता है, कोर फ्लक्स इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। कोर फ्लक्स कांस्टेंट होने के कारण जो लॉसेस हैं आपके कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस, वो दोनों कांस्टेंट होते हैं। और इसका जो फॉर्मूला दिया जाता है हिस्टेरेसिस लॉस का, वो आपका दिया जाता है ईटा, स्टिल्टमैन्स कांस्टेंट होता है, बी मैक्स पावर 1.6 और एफ इंटू वी। ये वी बताता है वॉल्यूम ऑफ कोर को, वॉल्यूम ऑफ कोर को। कई स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, वोल्टेज समझ लेते हैं, लेकिन ये है क्या? ये वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम है। ये किसका वॉल्यूम है? कोर का वॉल्यूम है। फिर एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और बी मैक्स क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है और स्टीनमेंस कॉफिशिएंट है। फिर ये होता है डब्ल्यू एच, हिस्टेरेसिस लॉस। फिर इसी तरह से है हमारा एडी करंट लॉस। इसमें जो कांस्टेंट होता है वो होता है बी ए, कुछ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे पी लिख देते हैं क्योंकि बी इसमें ऑलरेडी है फॉर्मूले में। तो बी मैक्स का पावर स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड टी स्क्वायर, इतना वॉट होता है। मतलब कि यहाँ पर जो बी मैक्स है वो तो आपको पता ही है क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। और एफ क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है। और टी क्या है? थिकनेस ऑफ लेमिनेशंस है। जो कोर में जो लेमिनेशंस होते हैं उसकी थिकनेस है आपकी टी। ठीक है, एमएम में होती है, इसकी रीडिंग किस में होती है? एमएम में होती है। तो ये थिकनेस होता है। इस तरीके से कोर लॉस है और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए, इस कोर लॉस को दूर करने के लिए, इस कोर लॉस को दूर करने के लिए, आयरन लॉस को दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेमिनेशंस यूज़ करते हैं। लेमिनेशंस यूज़ करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं स्टील शीट्स को। और जो शीट बनाई जाती है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, जिसमें हिस्टेरेसिस एडी करंट लॉस कम होता है और हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। तो ये दो चीज़ें की जाती है। ट्रांसफार्मर के कोर लॉस को फाइंड करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए हम नो लोड टेस्ट करते हैं इसके ऊपर। नो लोड टेस्ट, या उसे कहा जाता है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट से इसको डिटरमिन किया जाता है। तो ये पूरी जानकारी थी आपके ट्रांसफार्मर के कोर लॉस, आयरन लॉस के बारे में। ये सब टेस्ट भी हम पढ़ा चुके हैं, लेक्चर आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएंगे। उसके बाद कॉपर लॉस देखते हैं। कॉपर लॉस, जो ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग्स होती हैं, क्या क्या? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें जो रेजिस्टेंस होता है R1 और R2, इसमें होने वाला पावर लॉस होता है। तो ये ओमिक लॉस जो होते हैं आपके, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉपर लॉस कहते हैं। ये अगर प्राइमरी के लिए मैं लिखूँ तो I1 स्क्वायर, उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है I1 माने इंटू R1, तो ये क्या बताएगा? कॉपर लॉस को बताएगा। प्लस सेकेंडरी का मैं लिखता हूँ I2 स्क्वायर R2, तो ये दोनों ऐड करके पूरे ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस या ओमिक लॉस देते हैं। लेकिन और भी कुछ हमारे पास व्यंजक हैं, एक्सप्रेशंस हैं। अगर हम प्राइमरी में सेकेंडरी के रेजिस्टेंस को रिफ़र कर दें तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है 0, 1, या प्राइमरी का रेजिस्टेंस सेकेंडरी में रिफ़र कर दें तो ये हो जाएगा I2 स्क्वायर R02। तो इस तरीके से भी कॉपर लॉस को मेंशन किया जा सकता है। कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के माध्यम से हम कॉपर लॉस को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
साथ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कॉपर लॉस जो है हमारा वो प्रोपोर्शनल है आपके करंट के स्क्वायर के। लोड करंट होता है ये, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन और भी देखा जाए इसमें तो ये केवीए स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होता है, लोडिंग के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लोडिंग के साथ प्रोपोर्शनल होता है करंट, है ना। लोड ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, और करंट के प्रोपोर्शनल है कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस भी केवीए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपका जो कॉपर लॉस है, ठीक है, आपका जो कॉपर लॉस है हाफ द लोड, अगर वो हाफ लोड पर है, ठीक है, मतलब हमारा जो एक ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए एक जो हमारा ट्रांसफार्मर है इज़ वर्किंग ऑन हाफ लोड, ये अगर हमारा हाफ लोड पर ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है तो हमारा जो कॉपर लॉस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए, 1/4 हो जाता है, 1/4। समझ रहे हो किस पे प्रोपोर्शनल होगा, 1/4 ऑफ केवीए पे। मतलब जो हमारा जो कॉपर लॉस है ये क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस 1/4 हो जाएगा। अगर हमारा ट्रांसफार्मर का जो लोडिंग है वो हाफ हो गया तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये बताने का यहाँ पे मतलब है कि जो कॉपर लॉस न्यू होगा, कॉपर लॉस एट हाफ लोड इज इक्वल टू 1/4 इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है इससे आप समझ सकते हैं, इसको ज़्यादा फोकस मत करिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इसको और अच्छे से मैं लिख देता हूँ, WCU कॉपर लॉस है ना एट हाफ ऑफ फुल लोड 1/2 FL इज इक्वल टू 1/4 WCU फुल लोड। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कैसे कॉपर लॉस में चेंजेस आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स करने से पहले अपन कुछ इफ़िशियंसी के टर्म्स देख लेते हैं, तो इसके बाद इफ़िशियंसी स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एफिशिएंसी को 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं और इस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। पहले हम इफ़िशियंसी बताएंगे आपको, उसके बाद कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफ़िशियंसी का डेरिवेशन बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है इसमें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो बताऊंगा, इसके बाद ऑल डे एफिशिएंसी को समझाऊंगा। ये CSV2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CSV2 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते ही हैं अप्रॉक्स 10 मार्क्स के। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी भी आता है, डेरिवेशन ये भी 10 मार्क्स का आता है, और एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल सिंपल वाले भी आ जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी ये। तो एफिशिएंसी सिंपल आप सभी को पता होगा, एफिशिएंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। लेकिन ये क्या है, पावर है, क्योंकि हम पावर के टर्म्स में निकाल रहे हैं तो ये पावर आ जाएगा, ठीक है। अब कई लोग इसमें जो चीज़ मिसलीड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, भूल जाते हैं। ये होता है एट ए पर्टिकुलर लोड, एट ए पर्टिकुलर लोड, ठीक है, एंड पर्टिकुलर लोड के साथ होता है एट ए डिफाइंड पावर फैक्टर, एट ए डिफाइंड पावर फैक्टर। मतलब कि एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अलावा भी 2 चीज़ें चाहिए। वो 2 चीज़ें क्या है, पहला तो है आपकी लोडिंग, कि लोडिंग आपकी कितनी है, 1/4 है, हाफ है या फुल लोड है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको पावर फैक्टर पता होना चाहिए, यूनिटी है कि फलाना न्यूमेरिकल 0.8 लैगिंग है या 0.8 लीडिंग है, ये डिटेल आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो इनपुट जाता है ट्रांसफार्मर में, तो वो जो इनपुट पावर होता है, ये इनपुट पावर के 2 भाग होते हैं। पहला कुछ लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, उस लॉसेस में चला जाता है, और दूसरा पार्ट होता है आउटपुट। तो अब इफ़िशियंसी को मोर डिफाइंड वे पे क्या लिख सकते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
अब इसको और डिफाइंड मैनर पे लिखें तो लॉसेस दो टाइप की होती हैं, एक होता है कॉपर लॉस, ठीक है, कॉपर लॉस होता है, और क्या होता है, आयरन लॉस होता है या कोर लॉस होता है। तो इसको हम लिखते हैं WI और इसको लिखेंगे WCU। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो होगा आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस WI प्लस WCU। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा लॉस का इक्वेशन बनता है। अब अगर हम आउटपुट को लिखना चाहें, ठीक है, हम पहले वाले इक्वेशन पर आ जाते हैं। ये हमारा हो जाएगा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। देखिए इस वाले फॉर्मूले से अगर हम, है ना, इनपुट पावर की जगह पे अगर हम आउटपुट का निकालें, अभी हमने क्या निकाला था, इनपुट पावर की जगह रख दिया था वैल्यू आउटपुट प्लस लॉसेस। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट की जगह वैल्यू रखेंगे। तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, लॉसेस को इधर माइनस कर दो, तो इनपुट पावर माइनस लॉसेस करेंगे तो हमारा क्या आ गया, इनपुट आउटपुट आ जाएगा। तो आउटपुट को क्या लिखते हैं हम लोग, इनपुट पावर, ठीक है, इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइड बाय इनपुट। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, इनपुट बाय इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइड बाय इनपुट। तो ये आ जाएगा 1 माइनस लॉसेस डिवाइड बाय इनपुट। तो हमारी जो इफ़िशियंसी आ जाती है ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, 1 माइनस लॉसेस डिवाइड बाय इनपुट। ये हमारा इफ़िशियंसी होता है। तो इतने सारे मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले यहाँ पे बता दिए हैं। चलिए अब देख लेते हैं, ठीक है। देखिए लॉसेस तो दो टाइप की हैं, उसको और ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं हम लोग, WI प्लस WCU करके। हम निकाल लेते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफ़िशियंसी। तो मैक्सिमम इफ़िशियंसी का कंडीशन क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। आपको पता है मैक्सिमा वगैरह कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी का डिफरेंशिएशन करेंगे I1 के रिस्पेक्ट में और इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट करते हैं तो ये होता है मैक्सिमा का कंडीशन। मैथ्स में मैक्सिमा का कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन से हमको जो एक्सप्रेशन मिलेगा दैट इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। थोड़ा मैथमेटिक्स का टर्म है। चलिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा कॉपर लॉस है, ठीक है, कॉपर लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा या तो I1 स्क्वायर R01 होगा या क्या होगा I2 स्क्वायर R02। दोनों की वैल्यू सेम होती है तो कोई भी एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर प्राइमरी I1 यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारा पावर है, प्राइमरी इनपुट है, प्राइमरी इनपुट वो हम डिफाइन कर लेते हैं सिंगल फेज के लिए, V1 वोल्टेज, I1 करंट और पावर फैक्टर हो जाएगा cos phi1। तो इस तरीके से हमारा प्राइमरी इनपुट हमने यहाँ पर बना दिया है। और जो हम कोर लॉस ले रहे हैं उसको हम सिंपली लिख रहे हैं WI, क्लियर है। और कॉपर लॉस को लिख रहे हैं I2 स्क्वायर R02। चलिए अब इफ़िशियंसी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास इफ़िशियंसी का फॉर्मूला आ जाता है, इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ करते हैं हम लोग। तो इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइड बाय इनपुट। तो इनपुट क्या है हमारे पास, V1 I1 cos phi1 माइनस लॉस में क्या है I1 स्क्वायर R01 प्लस करते हैं लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई है तो इधर भी आ जाएगा माइनस WI कोर लॉस डिवाइडेड बाय V1 I1 cos phi1। फिर इफ़िशियंसी जो आएगी हमारी वो आ जाएगी, इनका रेशियो हो जाएगा दोनों का V1 I1 cos phi1, इस सबको अलग अलग कर दो, V1 I1 cos phi1 माइनस I1 स्क्वायर R01 डिवाइडेड बाय V1 I1 cos phi1 माइनस WI डिवाइडेड बाय V1 I1 cos phi1। इसको जब आप सिंप्लीफाइड वे पे लिखेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 1 माइनस I1 स्क्वायर R01 डिवाइड बाय V1 I1 cos phi1 माइनस WI V1 I1 cos phi1। तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो छोटे से फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए डिफरेंशिएशन के, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए dy बाई dx करते हैं, ठीक है। तो ये अगर y क्या है हमारा, y बराबर क्या है x है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाता है,
dx/dx क्या होता है 1, और अगर हमारा y बराबर क्या है 1/x है तो क्या हो जाता है, y बराबर अगर हमारा क्या है 1/x है तो क्या हो जाता है बताइए, ये हो जाता है माइनस 1/x स्क्वायर, -1/x² इसका डिफ्रेंशिएशन आता है। बस यही आपको दो फॉर्मूले जानने हैं, डिफ्रेंशिएशन का उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, अपना ट्रांसफार्मर का लेक्चर चल रहा है। तो सबसे पहले जो इफ़िशियंसी आई है इसका हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको I1 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए सबसे पहले 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, जैसे कि d/dx करना है किसी कांस्टेंट c का तो ये आता है आपका 0। ये भी फार्मूला, 3 फार्मूले हो गए। तो शुरू में क्या आ जाएगा 0 माइनस, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है I1² दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे I1² दिया हुआ है, तो I1² का क्या होगा बताइए, क्या हो सकता है, नीचे भी एक I1 है तो I1² और I1 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ एक I1 बचेगा। तो बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ है उसको आप बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है क्या है R01 डिवाइडेड बाई V1 cos φ1, और एक I1 नीचे से कट गया तो एक बचा ऊपर, तो क्या हो जाएगा dI1 और ब्रैकेट में आ जाएगा I1, ठीक है। फिर माइनस WI कांस्टेंट है वो ले लीजिए, फिर V1 cos φ1 इंटू dI1 ब्रैकेट में आएगा 1/I1 बच गया, तो उसका डिफ्रेंशिएशन। फिर इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस इसका तो 1 आ जाएगा, तो क्या बचा R01 डिवाइड बाई V1 cos φ1, फिर माइनस करेंगे, फिर क्या आ जाएगा WI की जगह पे ये पूरा सेम रहेगा ये चीज़, और इसकी जगह क्या आ जाएगा -1/r², तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं WI डिवाइड बाई V1 cos φ1 इंटू -1/I1²। यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, x की जगह I1 लेना है। तो इस तरीके से आपका जो फार्मूला है वो आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा हम पेज ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका डी एफिशिएंसी आया, एफिशिएंसी का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू I1, यहाँ पे आ जाएगा -R01 डिवाइड बाई V1 cos φ1, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम प्लस ले लेते हैं, फिर आ जाएगा WI डिवाइड बाई V1 इंटू I1 का स्क्वायर इंटू कॉस φ1। अब इसको किसके इक्वल पुट करना है अपने को, 0 के इक्वल, मैक्सिमा कंडीशन आई थी हमारी। तो जब हम ऐसा करेंगे तो एक जो माइनस वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा WI डिवाइड बाई V1 I1² cos φ1 इज इक्वल टू R01 डिवाइड बाई V1 cos φ1 आ जाएगा। अब देखिए V1 cos φ1 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, I1² का मल्टीप्लाई R01 के साथ हो जाएगा, तो आपके पास आ जाता है WI बराबर I1² R01। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है, ये एक्चुअल में थोड़ा सा गलती हो गया, ये 1 है, ठीक है, इसको 1 ही मानिएगा। तो WI इज इक्वल टू आ रहा है हमारा I1² R01। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए WI क्या है हमारा, कोर लॉस है, कोर लॉस, और I1² R01 क्या है, कॉपर लॉस है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है कंडीशन, कोर लॉस मस्ट बी इक्वल टू कॉपर लॉस। तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ से कि क्या होना चाहिए आपको, ट्रांसफार्मर का कोर लॉस है वो कॉपर लॉस के इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से हमारा जो ये हमने बताया आपको क्या एफिशिएंसी के बारे में और कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे ऑल डे एफिशिएंसी और उसके कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए ऑल डे एफिशिएंसी देख लेते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
ऑल्ड एफिशिएंसी को और क्या नाम से जाना जाता है? कॉमर्शियल एफिशिएंसी कहा जाता है। कॉमर्शियल एफिशिएंसी या प्रैक्टिकल एफिशिएंसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या होता है मैं बताता हूँ। ऑल्ड एफिशिएंसी जो होती है इसमें हमको पूरे 24 घंटे, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे का रिपोर्ट लेना रहता है, मतलब 24 घंटे का जो आउटपुट है वो लेना पड़ेगा और आपका इनपुट लेना पड़ेगा। तो 24 घंटे का टाइम इन्वॉल्व हो गया, तो जनरली आउटपुट इनपुट किस में होगा? वॉट में होगा, तो वो क्या हो जाता है? वॉट आवर में हो जाता है। तो किस में लेते हैं इसको? इन किलोवाट आवर में लिया जाता है, इन किलोवाट आवर में। मतलब इनपुट को भी किलोवाट आवर में लेंगे और आउटपुट को भी किलोवाट आवर में लेंगे, और इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का तो ये बन जाता है आपका परसेंटेज इफ़िशियंसी। इसमें भी इम्पॉर्टेंट होता है एट पर्टिकुलर लोडिंग आपकी पता होनी चाहिए क्या है, एंड पावर फैक्टर, डिफाइंड पावर फैक्टर। किस पावर फैक्टर पर, कितने लोडिंग पर और कितने घंटे तक हमारा जो ट्रांसफार्मर था वो वर्क किया, उसके हिसाब से हम आउटपुट और इनपुट को लिखते हुए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ऑल्ड एफिशिएंसी इतना सा है, बस आपको इतना ही समझना है क्या चेंजेस हैं। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है एफिशिएंसी से रिलेटेड। तो पहला क्या है इसमें कि जो हमारा जो आयरन लॉस है वो किसके इक्वल था? कॉपर लॉस के इक्वल था। ठीक है, ये पहला था। दूसरा जो इसमें कंडीशन होता है वो होता है कि अगर लोडिंग चेंज होती है ना, जैसे ये है हमारा कोर लॉस और इसमें जो लोडिंग चेंज होती है ये क्या होता है? WCU होता है हमारा I1 स्क्वायर या I2 स्क्वायर हो सकता है R01, या फिर I2 स्क्वायर R02 हो सकता है। तो आपको पता है कि लोडिंग चेंज होने के कारण करंट चेंज होता है, तो XI2 हो जाता है। जब लोडिंग आती है, इसमें इन्वॉल्व होती है लोडिंग, तो ये XI2 में बदल जाता है। तो हमारा जो I2 स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? XI2 का होल स्क्वायर इंटू R02 हो जाता है। अब हमको कॉपर लॉस तो पता है क्या होता है, तो कॉपर लॉस से जब अलग करते हैं तो ये बन जाता है X स्क्वायर, मतलब लोडिंग परसेंटेज, और ये होता है I2 स्क्वायर R02, ये फुल लोड पर है। ये कॉपर लॉस को क्या बोलते हैं? WCU एट फुल लोड कंडीशन। फुल लोड पर जो कॉपर लॉस होते हैं वो होता है I2 स्क्वायर R02, और X स्क्वायर क्या बताता है? लोडिंग को बताता है। तो अगर आप क्या करते हैं, X स्क्वायर को यहाँ रखते हैं, WI के नीचे इसको ले जाते हैं कॉपर लॉस को, तो ये बताएगा आपका WCU कॉपर लॉस। ठीक है, अब ये जो X है, ठीक है, X क्या हो जाएगा? लोडिंग परसेंटेज बता रहा है, ये होता है WI/WCU, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ WI/WCU इज इक्वल टू X। X इज़ द लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए, जैसे हम ट्रांसफार्मर को बोलते हैं ना कि फुल लोड पर है, तो फुल लोड का मतलब है कि X की वैल्यू क्या है? 1। हाफ लोड बोलते हैं, हाफ लोड का मतलब होता है X की वैल्यू 1/2। फिर बोलते हैं 1/4 लोडिंग बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि X की वैल्यू क्या है? 1/4 है। तो इस तरीके से इसको रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, और आपको बता दूं कि इफ़िशियंसी का जो फार्मूला होता है, ठीक है, मेन एक फार्मूला होता है इफ़िशियंसी का, तो उसमें अगर अपन लोडिंग को इन्वॉल्व कर दें, एफिशिएंसी में अगर हम लोडिंग को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाता है। मैं बता देता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे एफिशिएंसी हमको बतानी है, ठीक है, कोई एफिशिएंसी हम बताना चाह रहे हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होगा, पहले होगी लोडिंग X, फिर ये होगा आउटपुट। ठीक है, कौन सा आउटपुट होगा? फुल लोड, उसमें KVA जो मेंशन होता है ना, रेटिंग, वो होगा फुल लोड KVA इनटू पावर फैक्टर। तो आपकी लोडिंग भी आ गई, पावर फैक्टर भी आ गया और फुल लोड KVA भी आ गया। इसके बाद सेम ये आउटपुट कहलाता है, तो यही जो आउटपुट होगा आपका क्या हो जाएगा? X इंटू फुल लोड KVA जो मेंशन होगा इंटू पावर फैक्टर, ये आपकी आउटपुट हो गई, प्लस इसमें आएगा आपका WCU, मतलब कॉपर लॉस प्लस WI आयरन लॉस इंटू 100 अगर परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से न्यूमेरिकल्स आते हैं।
इसमें वैल्यूज़ रखनी होती है हमको। इसी फॉर्मूले से डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि x को और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेशियो। x इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल टू फुल लोड KVA, फुल लोड KVA, ठीक है, लोडिंग परसेंटेज। और क्या कहते हैं इसको, रेशियो ऑफ एक्चुअल टू फुल लोड KVA। WI यहाँ पर आपका आयरन लॉस है और WCU है आपका कॉपर लॉस। अब सपोज करिए कि आपको एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, गिवन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, WI गिवन है, आयरन लॉस आपको दिया हुआ है और आयरन लॉस के साथ आपको फुल लोड कॉपर लॉस भी दिया हुआ है। आयरन लॉस दिया हुआ है, फुल लोड कॉपर लॉस दिया हुआ है। फिर आपको बोल रहा है देन द लोड एट विच टू लॉसेस कुड बी इक्वल। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द लोडिंग एट विच, किस टाइप के लोड पर, एट विच क्या होगा आपका, एट विच कोर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। मतलब कि आपका जो ऐसा लोडिंग आपको फाइंड करना है जिस लोड पर आपका जो कोर लॉस है ये क्या हो जाए, आयरन लॉस के इक्वल हो जाए। तो वो जो लोडिंग पर होता है आपका, उसको मैं x से डिनोट करता हूँ, ठीक है। ये मैक्सिमम इफ़िशियंसी का कंडीशन है जो इक्वल होने की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम इफ़िशियंसी अगर आपको बोला है तो भी यही मतलब है, ये आपको बोला है कि दोनों जो लॉस है वो इक्वल हो जाते हैं तो भी वही मतलब है। तो x जो होगा, जो लोडिंग होगा, लोडिंग जो पूछा गया है, x ये हो जाता है आपका फुल लोड KVA इंटू रूट ऑफ आयरन लॉस डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस। जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे, ये सब वैल्यू रखेंगे तो आपको वो KVA मिलेगा, KVA की वो वैल्यू मिलेगी जिस पर हमारा जो लोडिंग है ना, KVA की वो वैल्यू मिलेगी, है ना, वो लोडिंग मिलेगी जिस पर मैक्सिमम इफ़िशियंसी ऑकर होती है। मतलब कोर लॉस किसके बराबर हो जाएगा, आयरन लॉस के बराबर। मैक्सिमम इफ़िशियंसी का कंडीशन आपको इस पर मिल जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बता दी हैं। चलिए, आप कुछ वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, जल्दी से अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है जहाँ पे मैं आपको इफ़िशियंसी कैलकुलेट करके बताऊंगा। ये हमारा लेक्चर 14 का ही न्यूमेरिकल है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। 100 kVA टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और उसका लोडिंग कितना दिया है, फुल लोड 100 kVA दिया हुआ है। हैज़ एन आयरन लॉस ऑफ 1 किलोवाट, आयरन लॉस क्या है, 1 किलोवाट है, एंड ए कॉपर लॉस ऑन नॉर्मल आउटपुट करेंट ऑफ 1.5 किलोवाट। तो जो नॉर्मल जो दिया हुआ है लॉस, WI दिया है 1 किलोवाट और WCU दिया हुआ है 1.5। तो इसको लिख लेते हैं। आयरन लॉस दिया हुआ है 1 किलोवाट और कॉपर लॉस हमको दिया हुआ है 1.5 किलोवाट, इट इज़ गिवन। अब हमको लोडिंग दी हुई है, वो दी हुई है 100 kVA, ये फुल लोड वैल्यू है, 100 kVA दिया हुआ है। कैलकुलेट द KVA लोडिंग एट विच द एफिशिएंसी इज़ मैक्सिमम, जहाँ पर हमको एफिशिएंसी क्या मिले, मैक्सिमम मिले, एंड इट्स एफिशिएंसी एट दिस लोडिंग, और उसी मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले कंडीशन पर जो लोडिंग हमको मिली है, इसी लोडिंग पर हमको और एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है जो कि यूनिटी पावर फैक्टर पर हो और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर हो। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के कंडीशन पर हम लोडिंग कैसे निकालते हैं। तो वो x जो है लोडिंग है एट मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन। हमको पता है इसका फॉर्मूला, क्या पता है, फुल लोड KVA इनटू रूट ऑफ आयरन लॉस बाय कॉपर लॉस। तो रख दीजिए वैल्यू 100 इंटू रूट ऑफ 1/1.5। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आएगा, मैं ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ। हमारा जो आंसर इसमें आ जाएगा रखने पर ये हो जाएगा 100, आप लोग भी कैलकुलेट करिए, रूट 1/1.5, रूट नहीं लगा इसमें, रूट 1/1.5 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 81.5
क्या आएगा 81.64 ऐसा कुछ आ रहा है, 81.64 इसकी वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यू हमारी आई है ये किस में है, केवीए में है, तो आप केवीए लिख लीजिएगा। तो ये आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लोडिंग मिल जाएगी। मतलब x इंटू फुल लोड केवीए जो होता है ना, ये आपको मिल गया कितना, 81.64 केवीए। अब आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है, x इंटू फुल लोड केवीए इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई सेम x इंटू फुल लोड केवीए इंटू पावर फैक्टर प्लस WI प्लस WCU। ठीक है। अब देखिए ये जो केवीए आपको मिला है ये किस कंडीशन पर मिला है, मैक्सिमम एफिशिएंसी। कब, मैक्सिमम एफिशिएंसी के कंडीशन पर मिला हुआ है। तो हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन क्या है कि WI बराबर क्या होगा, WCU। अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ दी हुई है, WCU भी दिया हुआ है और WI भी दिया, किसको लेंगे, तो कांस्टेंट हमेशा क्या रहता है, WI रहता है, तो WI की वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पर WI तो है और इसको भी क्या रखेंगे, WI ही हम लोग रखेंगे। तो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि WI हमारा कांस्टेंट रहता है। तो x इंटू फुल लोड केवीए तो हमको मिल गया, कितना है 81.64 किलो वाट में, किलो वोल्ट एम्पियर में रख रहे हैं, इंटू पावर फैक्टर। पहला जो केस है वो क्या है, यूनिटी का है, तो पावर फैक्टर यहाँ पर क्या ले रहे हैं 1, तो पावर फैक्टर हमने ले लिया 1 डिवाइडेड बाई 81.64 इंटू 1 प्लस क्या आ जाएगा, WI क्या है 1 किलोवाट, तो 1 रखेंगे, प्लस WCU भी क्या है 1 आ जाएगा, WI क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन है इसलिए यहाँ पे 1.5 नहीं रख रहे हैं हम लोग, क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में पुट कर दीजिए, ये हमने पहले निकाला हुआ था, तो आप वैल्यू पुट करिए 81.64 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 81.64 इंटू 1, फिर नीचे ही आ जाएगा आपका प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 97.608। 97 इसमें आंसर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 97.608। तो हमारी जो एफिशिएंसी यहाँ पे कैलकुलेट हो गई ये हो गई 97.608, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 97.61% जो हो गई हमारी एफिशिएंसी आ गई। क्लियर है। अब इसके बाद सेकंड जो पावर फैक्टर हमारे पास है, ये है हमारे पास पावर फैक्टर कितना है 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर है। तो एफिशिएंसी आपकी क्या हो जाएगी, सेम वही रखेंगे 81.64 इंटू 1 की जगह क्या रख देंगे 0.8, नीचे भी क्या रख देंगे 81.64 इंटू 0.8 प्लस 1 प्लस 1। तो चलिए कैलकुलेटर में भी पुट कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर में क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.8 और ऊपर भी क्या आ जाएगा 0.8। तो आपकी जो वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो देखिए आपकी वैल्यू आ रही है 97.028। तो आपकी वैल्यू आ रही है 97.028, तो ये हो जाएगा 97 पॉइंट राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 03% एफिशिएंसी आपकी मिल जाती है। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी से नहीं, वो आपका ऑल डे एफिशिएंसी से रिलेटेड है। ऑल डे एफिशिएंसी का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल लिया हुआ है लेक्चर 14 के लिए ही, ऑल डे एफिशिएंसी का। इसमें बोला गया है 5 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ 35 वाट कोर लॉस। कोर लॉस कितना है 35 वाट है, एंड 40 वाट कॉपर लॉस एट फुल लोड। फुल लोड कंडीशन पर जो इसके कोर लॉस है वो है 35 वाट और कॉपर लॉस है 40 वाट। इफ इट ऑपरेट्स एट रेटेड केवीए, इसका जो ऑपरेशन होता है वो होता है रेटेड केवीए पर, एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर ये ऑपरेट होता है फॉर 6 आवर्स। देखिए 24 घंटे का हिसाब होगा यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला कि कितने के लिए ऑपरेट हो रहा है। सबसे पहले लिख भी लेते हैं इसको,
ऑपरेट्स एट रेटेड KVA, एट रेटेड KVA, ठीक है, रेटेड KVA 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, और टाइम बताइए 6 आवर्स, ठीक है, 6 घंटे के लिए इसमें होता है। दूसरा आपको दिया हुआ है 1/2, देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है, आपको इस तरीके से लिखते जाना है, क्वेश्चन समझ में आते जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। सेकंड 1/2 रेटेड, मतलब हाफ रेटेड KVA, और क्या दिया हुआ है 0.5 पावर फैक्टर, 0.5 पावर फैक्टर लैगिंग, और कितने घंटे के लिए 12 आवर्स के लिए, 12 आवर्स। एंड एट नो लोड, नो लोड मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसका, नो लोड, कोई आउटपुट ही नहीं मिला तो उसका एफिशिएंसी क्या निकालेंगे, है ना। नो लोड फॉर 6 आवर्स, 6 आवर्स के लिए नो लोड पर था, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट करनी है एफिशिएंसी, कौन सी, ऑल डे एफिशिएंसी, ठीक है। तो ऑल डे एफिशिएंसी का जो मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया हुआ है वो क्या है, आउटपुट इन kWh फॉर 24 आवर्स डिवाइडेड बाय इनपुट इन किलोवाट आवर फॉर 24 आवर्स। तो ये दोनों हम निकाल के रेशियो निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑल डे एफिशिएंसी। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्या क्या दिया है, और कॉपर लॉस दिया हुआ है हमको। कॉपर लॉस दिया है फुल लोड पर, ठीक है, फुल लोड पर कितना कॉपर लॉस दिया भाई, ये दिया हुआ है हमको 40 वाट दिया हुआ है, तो 40 वाट हम लिख लेते हैं। फिर और क्या दिया हुआ है, कॉपर लॉस एट हाफ लोड, ये क्या हो जाएगा बताइए, कॉपर लॉस एट हाफ लोड, तो आपको पता है क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड का 40, तो 40/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 वाट। तो ये कॉपर लॉस क्या निकालिए हम, हाफ लोड पर निकाल लिए इसके लिए, और रेटेड मतलब फुल लोड पर तो हमको पता ही दिया हुआ है। और आयरन लॉस को हमने ऐसे क्यों नहीं निकाला अलग अलग, सबको पता है स्टूडेंट्स, क्योंकि आयरन लॉस क्या होता है, सेम होता है किसी भी लोडिंग पर। तो WI क्या हो जाएगा 35 वाट, सब के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, टोटल जो अपना कॉपर लॉस होगा 6 घंटे के लिए वो निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए आयरन लॉस निकाल लेते हैं, चलो टोटल आयरन लॉस फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे का जो आयरन लॉस है वो तो होगा ही, ठीक है, भले ट्रांसफार्मर काम करे या ना करे, क्योंकि 12 और 6 घंटे तो काम कर रहा है, 18 घंटे काम कर रहा है, और 6 घंटे काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कोर लॉस तो होगा ही 24 घंटे तक, इसलिए 24 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 इंटू क्या करेंगे 24, तो हमको आ जाएगा कितना आ रहा है, देखिए कैलकुलेटर आप भी रखिए, 35 इंटू 24, तो ये आ रहा है 840, ठीक है, देखिए 840 आ रहा है, तो 840 वाट हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमको किस में रखना है, किलोवाट में, तो ये क्या आ जाएगा 0.84 किलोवाट आवर, वाट आवर में आ जाएगा क्योंकि आवर्स का मल्टीप्लाई किए हैं। फिर हमको निकालना है टोटल कॉपर लॉस, ठीक है, फॉर 24 आवर्स, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, फुल लोड कॉपर लॉस कितने घंटे तक था, फुल लोड कॉपर लॉस आपका कितने घंटे तक था, 6 घंटे तक, प्लस हाफ लोड कॉपर लॉस कितने घंटे तक था, 12 आवर्स तक था। तो फुल लोड कॉपर लॉस इंटू 6 करना पड़ेगा, तो फुल लोड कॉपर लॉस कितना है 40 इंटू 6 करिए। फिर हाफ लोड कॉपर लॉस कितना निकाले हैं अपन, 10 वाट इंटू 12 करिए, तो आपके पास आ जाएगा 240 प्लस 120, तो ये आ जाएगा आपका 360, ठीक है, 360 वाट आवर आ जाएगा। लेकिन किलो वाट आवर में क्या हो जाएगा, ये 0.36 किलो वाट आवर। अब जो टोटल लॉसेस हमारी है, टोटल लॉसेस कितनी हो रही है वो निकाल लेते हैं। टोटल लॉसेस फॉर 24 आवर्स, 24 आवर्स में मतलब एक दिन में टोटल लॉस कितना होगा, तो वो हो जाएगा 0.84 प्लस 0.36, आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों को जोड़ दिए 24 घंटे वाले, तो क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 क्या हो जाएगा
ठीक है, 6 और 4 आ जाएगा 0 और 1, तो 12, 2 और 1 इस तरीके से आ जाएगा। तो 1.20 किलोवाट आवर हमारा टोटल लॉस हो गया 24 घंटे का। फिर आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स में जो आउटपुट हुआ वो निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए फुल लोड आउटपुट कब तक था, फुल लोड आउटपुट था आपके फॉर 6 आवर्स तक था, 6 घंटे के लिए, और प्लस करेंगे हम लोग हाफ लोड था, हाफ लोड आउटपुट था कब तक, 12 आवर्स के लिए, और नो लोड था 6 घंटे के लिए, उसको नहीं लेंगे। तो फुल लोड कितने तक था आपका, 6 घंटे तक, है ना। और पावर फैक्टर क्या था, 0.8 था, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.8 था अपना, 0.8 पावर फैक्टर पर फुल लोड था 6 घंटे तक। और कितना है, 5 kVA दिया हुआ है, 5 kVA रेटिंग दी हुई है ट्रांसफार्मर की क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू क्या था बताइए, कितने घंटे, कितना लोडिंग था, फुल लोड था, तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 5 इंटू पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कितना है 0.8 है, पावर फैक्टर कितना है 0.8 इंटू 6 प्लस हाफ लोड के लिए क्या हो जाएगा बताइए, हाफ लोड के लिए 0.5 इंटू 5 इंटू पावर फैक्टर कितना है 0.5 है, देख लीजिए 0.5 इंटू 12, 12 घंटे तक हुआ, इज इक्वल टू कितना आता है ये निकालना है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं 5 इंटू 0.8 इंटू 6, ये आ गया आपका 24, ठीक है, प्लस इसको कैलकुलेट करते हैं 0.5 इंटू 5 इंटू 0.5 इंटू 12, ये आ जाएगा आपका 15। और जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका 39 किलोवाट आवर। तो इतना जो है ये आउटपुट हुआ। तो अब अपन ऑल डे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ऑल डे एफिशिएंसी क्या आ जाएगी आपकी, ऑल डे एफिशिएंसी आउटपुट कितना है 39 है, डिवाइडेड बाई 39 प्लस जो लॉसेस हैं, लॉस कितना है 1.2 आपका क्या है लॉस है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 39 प्लस 12 की नहीं 1.2 था, इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9.97014। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा 97.014, 97.014। इसमें 100 परसेंटेज निकाल लेते हैं, इंटू 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज में हमारा ऑल एफिशिएंसी 97.014 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। और ऑल एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल हो गया, सारे न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। ये टॉपिक जो लेक्चर है आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है या और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो कमेंट में बताइए कि आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, या आप हमारे फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जा कर के क्वेश्चन अपने पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ में इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री ऑनलाइन एग्ज़ाम का आपको लिंक मिलेगा, फ्री ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक लिंक मिलेगा। तो इस लिंक में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं लॉगिन करके। तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको देना चाहिए। और इसी वीडियो के बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन हमने रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, SSC JEE में काम आएगा आपको। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम आगे और लेक्चर लाएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।